गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्लांट पैथोलॉजी में जो सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके लिए बात कर रहे हैं कवक जनित रोग फंगल डिजीजेस में धान का झोंका रोग, दैट इज ब्लास्ट ऑफ राइस। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है पायरिकुलेरिया ओराइजी, साथ में एक और है पायरिकुलेरिया ग्राइसी। ठीक है, तो परफेक्ट जो इसका स्टेज है इन्फेक्शन का, परफेक्ट जो स्टेज रहेगा वो मैग्नोवॉर्थी ग्रेसी रहेगा। जो पैथोजन है कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसका इन्फेक्शन का परफेक्ट स्टेज जो है मैग्नोवॉर्थी ग्राइसी है। तो लक्षण देख लीजिए, जब डिजीज होगा प्लांट में तो उसमें क्या क्या लक्षण जो है सिम्टम्स मिलेंगे हमें। तो उसमें देखिए, फसल वृद्धि के समय सभी अवस्थाओं में कवक संक्रमण करता है। जब भी फसल की ग्रोथ होगी तो उस अवस्था में जो है कवक हमेशा उसमें संक्रमण करेगा ही करेगा। तो रोग के लक्षण पत्तियों में, संधियों में, जहाँ जो पादप में संधियाँ होती हैं, जहाँ इंटरनोड मिलती है, वहाँ भी इसके लक्षण दिखाई देंगे। रैकिस, जो पत्ते जो हैं एक पत्ती ना रह करके वो बहुत ज़्यादा लीफलेट्स जो हैं उनका समूह बन जाता है, तो वहाँ पर जो मिड रिब होती है उसको रैकिस कहते हैं। तो रैकिस में भी आपको लक्षण दिखाई देंगे। ग्लूम, जहाँ पर उसकी राइस के जो ग्रेन्स लगते हैं ग्लूम, वहाँ पर भी लक्षण दिखाई देंगे। पत्तियों पर ये धब्बे छोटे होते हैं, हल्के हरे रंग में धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे नम मौसम में स्पिंडल शेप तंतुवत होते हैं। अब ये देखिए कि ये जो पत्तियों में धब्बे होंगे छोटे होंगे और हल्के हरे रंग के होंगे, धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। और धब्बे जो हैं नम होंगे, मॉइस्चर होगा, इसमें नमी होगी नम मौसम में जो है। और ये स्पिंडल शेप्ड होंगे, तंतुवत जो होंगे, इसमें स्ट्रक्चर होगी इसकी। इनके बीच में जो है ग्रे कलर के तथा किनारे पर भूरे रंग के जो भूरे रंग का प्रभावित भाग हो जाता है। जो इसके जो धब्बे हैं उसमें देखिए, पहले तो उसमें जो संरचना मिलेगी वो तंतुवत मिलेगी, और बीच में जो है ग्रे कलर के होंगे, किनारे जो हैं उसके भूरे रंग के हो जाएंगे। रोग के जो लक्षण हैं इसको हम लीफ ब्लास्ट कह रहे हैं। ये पत्तियों के ऊपर सारे लक्षण बताए गए हैं कि पत्तियां जो हैं उसके धब्बे छोटे होंगे, हल्के हरे रंग के होंगे। ठीक है, धारियां मिलेंगी उसमें। फिर भी जो धब्बे हैं उसमें स्पिंडल तंतुवत जो है संरचनाएं मिलेंगी, ग्रे कलर के होंगे, किनारे जो हैं उसके भूरे रंग के होंगे। तो ये लीफ ब्लास्ट के सारे इसके जो सिम्टम्स हैं, लीफ ब्लास्ट कह रहे हैं इसको। जब रोग के लक्षण एक साथ पौधे पर आते हैं तो अधिक रोग का संक्रमण होता है। जब रोग के लक्षण एक साथ पौधे पर आएंगे तो संक्रमण अधिक होगा। पत्तियां अधिक क्षेत्र में सूख जाती हैं तथा मुरझा जाती हैं। जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा मात्रा में सूख जाएंगी और मुरझा जाएंगी। ये धब्बे शीट पर भी बनते हैं। जो पतली जो शीट होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, उस पर भी ये धब्बे बनते हैं, जो मुख्य रूप से नर्सरी फील्ड में मुरझाए झुलसे हुए बनते हैं। नर्सरी की फील्ड में ये मुरझाए हुए और झुलसे हुए बनते हैं। संधियों पर काले धब्बे बनते हैं, जो इनकी जहाँ पर ज्वाइन होते हैं, दो ज्वाइंट्स बनते हैं पौधे की, जैसे इंटरनोड हो गया, या जहाँ पर नोड्स हैं, वहाँ पर नोड्स की जहाँ बात कर रहे हैं, संधियाँ जहाँ नोड्स हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ काले धब्बे बनेंगे जो कि चारों तरफ से घिरे रहते हैं। प्रभावित संधियाँ फट जाती हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा संधियाँ प्रभावित होती हैं वो फूल करके वहाँ पे ग्रोथ होगी पैथोजेंस की, संक्रमण फैलाने वाले जो ये हैं अपने पास पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पर उनकी संरचनाएं जब विकसित होंगी तो वहाँ पर वो फूल जाएंगी संधियाँ और वो फट जाएंगी। पौधे का संधि से ऊपरी भाग भी प्रभावित होकर मर जाता है। जो संधि का ऊपर वाला भाग होगा, डेफिनेटली जहाँ पर ज्वाइंट आएगा, जहाँ ज्वाइंट है, एक छोटा सा ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट में यहाँ पर ये फूल कर फट जाएगा। तो फटने से क्या होगा, ऊपर वाला भाग तो जो मृत हो जाएगा, नीचे वाला भाग तो जड़ से जुड़ा हुआ है, जो ऊपर वाला भाग है वो मृत हो जाएगा। तो इसे कहेंगे नोडल ब्लास्ट। जो नोड के ऊपर संक्रमण फैलाकर फट जा रहा है वहां पर, तो उसको नोडल ब्लास्ट कह रहे हैं। पुष्प बनने के समय कवक पेडंकल पर आक्रमण करती हैं। जो पुष्प जब बनते हैं तो पुष्प बनने वाली जो शाखा होती है उसको पेडंकल कहते हैं, जहाँ पे पुष्प लगता है।
तो पेडंकल पर जब कवक आक्रमण करेगी तो अब क्या होगा, वहाँ पे धब्बे भूरे से काले पड़ जाते हैं और तना व पेनिकल जो है का जोड़ सड़ जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, नेक रोट कहते हैं या पेनिकल ब्लास्ट कहते हैं या नेक ब्लास्ट कहते हैं। तो अलग अलग है। पत्तियों पे लक्षण बताया तो लीफ ब्लास्ट बता रहा है, नोड पे बताया तो नोडल ब्लास्ट बता रहा है, पेडंकल पर बता रहा है तो नेक रोट, पेनिकल ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट बता रहा है। आगे देखिए, नेक रोट की प्रारंभिक अवस्था में दाने बिल्कुल नहीं बनते हैं। जब नेक रोट की अवस्था की बात करेंगे तो उस समय दाने बिल्कुल नहीं बनते हैं, जबकि देर से संक्रमण होने पर पेनिकल में आंशिक दाने बनते हैं। जब संक्रमण देर से होगा फूलों के अंदर तो उसमें पेनिकल में जो है कुछ दाने बनेंगे। ग्लूम्स के ऊपर छोटे भूरे से काले धब्बे बनते हैं। ग्लूम्स के ऊपर जो हैं छोटे और भूरे काले धब्बे बनते हैं, जिससे पेनिकल पर गंभीर संक्रमण हो जाता है। तो पेनिकल पर जो है गंभीर संक्रमण हुआ, ग्लूम्स पर जो है छोटे भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं। इस रोग के कारण 30 से 61% नुकसान संक्रमण वाली अवस्था के आधार पर होता है। नुकसान जो स्टेज इन्फेक्शन के आधार पर होता है कि क्या अवस्था है संक्रमण की। तो जो गंभीरता है वो निर्भर करता है कि नुकसान जो इन्फेक्शन की जो स्थिति है, संक्रमण की जो स्टेज है वो कौन सी है, और 30 से 61% वो उसका नुकसान करता है। तो ये इसके कुछ चित्र हैं कैसे वो इन्फेक्शन कर रहा है। पहला देख लें कि सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ राइस। रोग जो लक्षण हैं अलग अलग राइस के डिफरेंट भाग में, पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे हैं। नेक ब्लास्ट कैसे है, नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट में देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पर देखिए इधर जो है नोड क्रैक हो गई है, ठीक है, नोड फट गई है। और नेक ब्लास्ट में देखिए यहाँ पर ये इसके लीफ के धब्बे दिखा रहे हैं, लीफ में पैचेस बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं। रोग कारक कौन सा है वो देख लें। पैथोजन कवक के बारे में बात कर ले। रोग कारक के बारे में, कवक की माइसीलियम रंगहीन से जैतूनी रंग की होती है। जो इसकी माइसीलियम है, कवक में हमें पता है हाइफा मिलता है और एक माइसीलियम मिलता है। हाइफा जो है एक सिंगल संरचना है, माइसीलियम हाइफा का ही जब बहुत ज़्यादा हाइफे की संरचना जो है जालीनुमा बना लेती हैं तो उसको माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम जो है इसमें रंगहीन है और जैतूनी रंग की होती है। कोनिडिया गुच्छे में बनते हैं जिनमें लंबे सेप्टा पाए जाते हैं। अब इनमें जो सेप्टा हैं वो लंबे पाए जाएंगे। कोनिडियोफोर जैतूनी रंग के होते हैं। कोनिडियोफोर जैतूनी रंग के मिलेंगे। कोनिडिया जो है गुच्छे में होंगे और लंबे सेप्टा उसमें पाए जाते हैं। कोनिडिया पायरिफॉर्म से एलिप्सॉइड नाशपाती से बड़े आकार के होते हैं, जिनमें अधिक चौड़ाई का आधार कोनिडियोफोर से लगा रहता है। कोनिडिया रंगहीन से हल्के जैतूनी हरे रंग में होते हैं, जो कि प्राय 3 कोशिकीय 2 सेप्टेड होती हैं। कवक रोग की परफेक्ट स्टेट पैरिथियसिस बनाती है। जो कवक रोग की परफेक्ट स्टेज होगी वो क्या बनाएगी, पैरिथीसिया बनाती है। एस्कोस्पोर्स जो है रंगहीन होते हैं। फ्यूजिफॉर्म दोनों किनारे नुकीले तथा बीच में जोड़े। फ्यूजिफॉर्म की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, दोनों जो किनारे हैं वो नुकीले होंगे और बीच में जोड़े होंगे। इसका जो उदाहरण है फ्यूजिफॉर्म का आप ले सकते हो, जैसे आपकी शकरकंदी होती है, उसके दोनों किनारे नुकीले और बीच में थोड़ा सा चौड़ी होती है। 4 कोशिकीय तथा हल्के मुड़े हुए होते हैं। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। फ्यूजिफॉर्म संरचना होती है उसकी, दिखने में फ्यूजिफॉर्म की जैसे होती है आकृति, और 4 कोशिकीय तथा हल्के मुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके रोग कारक पैथोजन के बारे में बताया है कि कवक कैसा होता है। फिर से देख लें एक बार। कवक की जो माइसीलियम है रंगहीन से जैतूनी रंग की होती है। कोनिडिया गुच्छे में बनते हैं और लंबे सेप्टा पाए जाते हैं इसमें। कोनिडियोफोर जैतूनी रंग में के होते हैं। कोनिडिया पायरिफॉर्म से एलिप्सॉइड आकार की होती हैं। इनमें अधिक चौड़ाई का आधार जो है कोनिडियोफोर से लगा रहता है। जो इनकी चौड़ाई जहाँ अधिक होती है वो कोनिडियोफोर से लगी रहती है, ऊपर इसके कोनिडिया लगे रहते हैं। कोनिडिया रंगहीन से हल्के
जैतूनी रंग के होते हैं और जो कि प्राय 3 कोशिकीय 2 सेप्टे वाले होते हैं। जब 3 कोशिका बनेंगी तो 2 ही सेप्टा बनेंगे बीच में। कवक रोग की परफेक्ट स्टेट पेरिथीसिया बनाती है। इसको स्पोर्स जो है रंगहीन होते हैं, फ्यूजिफॉर्म आकृति होती है उनके, और 4 कोशिकीय तथा मुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका रोग कारक है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका अनुकूलतम दशाएं कौन सी हैं। ये देखिए इसके कोनिडिया और कोनिडिया 4 के बारे में। यहाँ पर देखिए कोनिडिया, ये है इसका कोनिडिया हीलम और कोनिडिया 4। ये देखिए सेप्टा दिखा रहे हैं यहाँ पे इसमें, ये बीच में देखिए सेप्टा बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सेप्टा है, तो 8 सेल्स हुए। एक सिंगल सेल है इसमें, जो सिंगल कोशिका है वो एक सेल है। तो ये कोनिडिया और कोनिडिया 4 के डायग्राम्स हैं पायरिकुलेरिया ग्राइसी के। अनुकूलतम दशाएं देख लें इसमें हम लोग, क्या है इसकी अनुकूलतम दशाएं उसके बारे में देख लें। रुक रुक कर बूंदाबांदी, बादल छाए रहना, ज्यादा वर्षा होना, लंबे समय तक ओस गिरना तथा 93 से 99% जो है इसमें हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहना। रात का जो तापमान है वो कम से कम 15 से 20 डिग्री और 26 से तो कम ही रहे, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम ही रहे। कोलेट्रल होस्ट जो है इसका वो सेम फैमिली की उपलब्धता तथा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा अधिक प्रमुख है। कोलेट्रल होस्ट जो इसका सेम होस्ट है वो सेम फैमिली का ही होना चाहिए, उसकी उपलब्धता रहे और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा रहे, तो ये वहां पर पाए जाते हैं। कौन पाया जाएगा वहां पे? पायरिकुलेरिया ग्राइसी या पायरिकुलेरिया ग्राइसी। अब फोरकास्ट देख लें इस रोग के बारे में। फोरकास्ट क्या है? ये रोग न्यूनतम रात के तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 90% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता 1 सप्ताह अथवा इससे अधिक होने पर रोग अधिक व्यापक रूप से फैलता है। अगर तापमान जो है रात का 20 से 26 डिग्री रहता है और सापेक्षिक आर्द्रता जो है 90% से ज्यादा रहती है, तो ये अधिक फैलेगा। फसल की रोगग्राही अवस्थाएं जो हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं रोगग्राही अवस्थाएं फसल की? हम बात कर लें, सीडलिंग है, सीडलिंग स्टेज, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, जब हमने धान की फसल को अपने मुख्य जो अपने खेत है उसमें लगा दिया है, ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके बाद की अवस्था में भी संक्रमण हो सकता है। टेलरिंग, नेक इमरजेंस स्टेजेस, जब नेक इमरजेंस की स्टेज बनती है, जब उसमें फूल लगने वाले होते हैं आदि, जो है रोग का संक्रमण अधिक होता है। इन अवस्थाओं में रोग का संक्रमण अधिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं रोग चक्र के बारे में। रोग चक्र कैसे बात करेंगे? रोग का प्राथमिक संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है? प्राथमिक संक्रमण वायु द्वारा हो रहा है, क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स हैं पूरे वर्ष उपस्थित रहते हैं। पूरे वर्ष हमेशा फंगस के जो कवक के स्पोर्स हैं वो वायु में उपस्थित रहेंगे, मृदा में उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये संक्रमण फैलेगा किससे? वायु से। इनोकुलम का जो निवेश द्रव्य का स्रोत है वो क्या है? सबसे पहले वो स्रोत इन्फेक्टेड स्ट्रॉ है, भूसा पुवाल जिसे हम कह रहे हैं, तथा बीज होता है। या तो हम बीज जो ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, या फिर जो हमने खेत इस्तेमाल करना है उसमें पहले से ही जो है संक्रमित भूसा या पुवाल पड़ा है। विभिन्न स्थानों पर कोनिडिया सिंचाई के जल द्वारा पहुंचते हैं, सिंचाई के जल द्वारा भी वो पहुंच सकते हैं कोनिडिया। इसके अतिरिक्त परजीवी कुछ कोलेट्रल होस्ट, सेम फैमिली वाले जो कोलेट्रल होस्ट हैं इसके परजीवी हैं, जैसे कि पैनिकम रिपेंस, डिजिटेरिया, मार्जिनेटा, ब्रुकिनेरिया, म्यूटिका, लैर्सिया, हेक्सएंड्रा और इकाइनोफॉला क्रुसग्ली आदि पर भी उत्तरजीवी रहता है। इन पौधों पर भी ये जो है आसानी से अपना बसेरा कर लेता है ये पैथोजन, और इन पौधों पर रहने के बाद जब इन्हें धान का पौधा मिलता है तो धान के पौधे में फिर संक्रमण पहुंचाने लग जाते हैं अपना। मृदा पर रोगी पड़ी हुई पत्तियों पर स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि अंकुरित होकर पत्तियों के अंदर प्रवेश करते हैं तथा 4 दिन बाद लेजन्स या धब्बे बनाते हैं।
अब ये देखिए, रोगी पत्तियां अगर हमें फील्ड में कहीं मिल जाती हैं और उन फील्ड के ऊपर जो है उन पत्तियों में स्पोर्स पाए जाते हैं, वो पत्तियों वाले स्पोर्स क्या हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, अंकुरित हो जाएंगे और स्वस्थ पत्तियों में जाएंगे, तो पत्तियों में जाते ही क्या करेंगे, 4 दिन के बाद उसमें धब्बे बनाने शुरू कर देंगे। ये धब्बे 6 दिन बाद बढ़कर प्रचुर संख्या में स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक संक्रमण की बात करें तो वायु द्वारा कोनिडिया काफी दूरी तक पहुंचकर रोगग्राही पौधे को संक्रमित करते हैं। जो प्राथमिक संक्रमण है उसमें क्या है, वायु द्वारा कोनिडिया काफी दूर तक पहुंचकर रोगग्राही पौधे को संक्रमित करते हैं। प्राथमिक संक्रमण सामान्यतः पत्तियों पर बने हुए स्पोर्स के फैलने से होता है। प्राथमिक जो संक्रमण है पत्तियों पर बने हुए स्पोर्स के फैलने से होता है। स्पोर्स हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक संक्रमण करते हैं, जिससे इस चक्र को द्वितीयक स्प्रेड कहते हैं। जब हवा से बार बार ये संक्रमण फैलाएंगे तो ये सेकेंडरी स्प्रेड में भी आ जाएगा। रोग कारक का ये फैलाव फील्ड में एपिडेमिक महामारी की तरह का काम करता है। एपिफाइटोटिक के लिए उत्तरदायी होता है। एपिफाइटोटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो किसी पौधे की बाहरी सतह पर रहते हैं, उनको एपिफाइटोटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम में कोनिडिया हैं पत्तियों पर पड़े हुए, ये किसी स्वस्थ पौधे पर जाएंगे तो यहाँ देखिए नेक्रोट कर रहे हैं। इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड लीफ है, उसके ऊपर दिखाया आपको बड़ा करके कि उसमें कोनिडिया पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका पूरा जीवन चक्र ही दिखा रहा है। यहाँ पे लीफ स्पॉट बने हुए हैं। कोनिडिया 4 के ऊपर जो है, कोनिडिया 4 पे कोनिडिया लगे हुए हैं। कोनिडिया देखिए, कोनिडियम जो है धीरे धीरे ग्रो करके जो है कैसे उसमें संक्रमण फैला रहा है। अब बात कर लें कि हम लोग जो है इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो कोलेट्रल होस्ट जो है, वीड होस्ट की हम बात करें तो सिंचाई की नाली खेत से निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। जिस पर भी ये धान पर नहीं लगेगा तो धान के अलावा जिस भी कोलेट्रल होस्ट पे जो सेम उसकी फैमिली पे लग रहा है, उस पौधे को हम वहाँ खेत में रहने ही ना दें, उसको निकाल कर नष्ट कर दें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए तथा सोइंग डेट भी रोग की तीव्रता को कम कर सकती है। तो हमें यह देखना है कि ना, हमें पहले हमने बात की थी जब इसकी पैथोजन की बात कर रहे थे कि इसको जहाँ नाइट्रोजन की अधिक मात्रा रहेगी वहाँ पर ये उपलब्ध रहेगा। तो हम नाइट्रोजन जो उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मात्रा जो है सही संतुलित मात्रा का में इस्तेमाल करें। कॉपर कंपाउंड जैसे बोर्डेक्स मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अथवा क्यूप्रस ऑक्साइड की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे करना। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड जैसे मैंकोजेब जेनेब के द्वारा अच्छा नियंत्रण होता है। बेंजीमिडाजोल तथा रिलेटेड फंगिसाइड अत्यधिक प्रभावी होते हैं, जिनका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। वर्तमान समय में कवकनाशी के नए ग्रुप जैसे मेलानिन, बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स तथा एंटी पेनिट्रेंट्स आदि भी काफ़ी प्रभावी पाए जाते हैं। बीज उपचार कैप्टॉन अथवा थेरम अथवा कार्बेंडाजिम अथवा ट्राइसाइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार अथवा सीडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम पर केजी सीड के अनुसार उपचारित करने से रोग को प्रभावकारी ढंग से रोका जा सकता है। तो ये कुछ केमिकल्स बताए हैं जो आपको जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी क्वांटिटी में आपको इसको यूज़ करना है। भारत में प्रतिरोधी प्रजातियां जो सी हैं सो देखिए, कॉपर 4, TKM1, कोबाल्ट 29, कोबाल्ट 30, T603, IR 579, IR 20, IR 64, बाला लेट 6 का चुनाव करना चाहिए। रोगग्राही प्रजातियां कौन कौन सी हैं, IR 50, TKM6 आदि को बुवाई के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन जातियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पे रोग जल्दी लगेगा। तो ये आपका जो है धान का झोंका रोग यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसकी राइस से रिलेटेड ही एक और डिजीज़ लेकर आएंगे आपके पास।
तब तक के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि और जितने स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर के उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।